बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रिकॉर्डेड सेशन में हम लोग अपने एयरक्राफ्ट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करने से पहले कुछ चंद इम्पॉर्टेंट कमांड्स है जो कि आप लोग को गो थ्रू करने चाहिए। कमांड से पहले विंग के डिफरेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं। हमने एक स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को लेना है, उसको डिज़ाइन करना है, लेकिन उससे पहले विंग से रिलेटेड जितने भी हमारे डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं उनको समझना ज़रूरी है। विंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे पास 3 to 4 डिफरेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर विंग को देखेंगे जिसमें ना कोई स्वीप हो, ना कोई टेपर हो, ना कोई डायहेड्रल हो, ना कोई ट्विस्ट हो। उसके बाद हम टेपर विंग विद सम स्वीप एंगल देखेंगे। स्वीप एंगल हमारे पास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन हमारी एयरक्राफ्ट की सेंट्रल लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन और एक विंग का जो क्वार्टर कॉर्ड होता है उसके बीच में लाइन, उन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होता है हमारे पास, उसको हम स्वीप ऑफ द विंग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल में हम लोग एयरक्राफ्ट को जब उसके फ्रंट व्यू से देखते हैं, फ्रंट व्यू से जब एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके विंग के बीच में जो एंगल होता है उसको डायहेड्रल कहते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये विंग के स्पैन के एंगल है। विंग के स्पैन के एंगल और जो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल हमारे पास होता है उसको हम डायहेड्रल एंगल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास विंग टेपर आ जाता है। टेपर का मतलब क्या है, एक हमारे पास विंग के रूट पे उसकी कॉर्ड लाइन होती है और एक विंग के टिप पे उसकी कॉर्ड लाइन होती है। जैसे ये हमारे पास विंग का रूट हो गया, ये उसका विंग का टिप हो गया। विंग के रूट का जो कॉर्ड लाइन है या उसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, उमूमन नॉर्मली ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास उसके टिप पे जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट नॉर्मली कम ही होती है। तो अगर दोनों हमारे पास इक्वल हो तब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर विंग बनता है। अगर हमारे पास इक्वल ना हो, दोनों में चेंज हो, तो उसको हम टेपर्ड विंग कहते हैं। उसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर यूज़ होता है टेपर रेशो के नाम से। तो ये थी विंग से रिलेटेड हमारी थोड़ी सी विंग डिज़ाइन पैरामीटर से रिलेटेड थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग चलते हैं कि हमने एक एयरफॉयल को कैटिया में किस तरह प्लॉट करना है। एरो वालों के लिए तो ये नई चीज़ नहीं है, उन्होंने तो एयरफॉयल को प्लॉट भी किया हुआ है और उसको स्वीप भी दिया हुआ है। एवियोनिक्स वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। आप लोग इनको ज़रा काइंडली गौर से गो थ्रू कीजिएगा और जो भी फिर आप लोग की क्यूरीज होंगी तो इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। विंग को, एयरफॉयल को जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूरी होती है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, वो होती है एयरफॉयल के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? हम यहाँ से एक जनरल एक रफ़ एयरफॉयल बना भी सकते हैं। स्प्लाइन की कमांड से हम एक एयरफॉयल बना भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली एक एयरफॉयल चाहिए होता है तो हम किसी भी ऑनलाइन एयरफॉयल प्लॉटर से उसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे एयरफॉयल प्लॉटर मैंने सर्च किया है, ये वेबसाइट तो आई थिंक काम नहीं कर रही है, हम दूसरा कोई ऑनलाइन सर्च करते हैं। जैसे विंड एंड वेट के नाम से एक हमारे पास एयरफॉयल प्लॉटर है, हम यहाँ से इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती है। जैसे नाका 0018 का एयरफॉयल है, हम यहाँ से कोई भी एयरफॉयल ले सकते हैं। उसके हम कॉर्ड लेंथ और उसकी रेडियस, थिकनेस, सारी चीज़ें यहाँ से हमें गिवन होती है, शो होती है। हम यहाँ से इसको प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम यहाँ उसको एक एक्सेल फाइल में या एक्सेल शीट में हम उसको एक पेस्ट कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होंगे। एयरफॉयल कैटिया का अपना हमारे पास एक एक्सेल फाइल होता है जिसमें इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कोड होता है। उस कोड को हम लोगों ने रन करना होता है। उस कोड को जैसे हम रन करेंगे उसमें जितने कोऑर्डिनेट्स हमने पेस्ट किए हुए होते हैं, हम वो वाले सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमारे
कैटिया में इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। हमने ये वाले कोऑर्डिनेट्स ऑनलाइन प्लॉटर से किसी एक्सेल फाइल में हम लोगों ने पेस्ट कर दिए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक ही कॉलम में एक्स कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं और उसके वाई कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं। हमने इन दोनों को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास टेक्निक ये होगी कि हमने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। अगर आप देखें तो एक ही कॉलम में दोनों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक्स भी और वाई भी। उसी पूरे कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम डाटा के टैब में जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड विड्थ को हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट और फिनिश। तो ये हमारे पास दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गई है। ये एक कॉलम दो कॉलम्स में स्प्लिट हो गई है। एक्स का डाटा अलग से डिफरेंट कॉलम में आ गया है, वाई का डाटा डिफरेंट कॉलम में आ गया है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि एक्सेल जो हमारे पास कैटिया होता है, कैटिया का अपना एक एक्सेल, उसकी अपनी एक एक्सेल फाइल होती है जिसमें अपना इसका एक बिल्ट इन कोड होता है। हमने उस कोड को मॉडिफाई करना है, उस कोड में इन कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट करना है। तो हमारे पास ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जहाँ पे हम लोगों ने कैटिया को इंस्टॉल किया हुआ है, इस सिस्टम में ड्राइव सी में कैटिया इंस्टॉल्ड है, प्रोग्राम फाइल्स में डसॉल्ट सिस्टम्स, इसके बाद B20 फोल्डर, इंटेल के बाद हम कोड के फोल्डर में चले जाएंगे और इसमें एक फर्दर एक फोल्डर है कमांड के नाम से। ठीक है, कमांड में यहाँ पे एक फाइल होगी GSD स्प्लाइन के नाम से। GSD के 3 फाइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, GSD CAA, GSD पॉइंट स्प्लाइन लॉस्ट फ्रॉम एक्सेल, GSD पॉइंट स्प्लाइन लॉस्ट फ्रॉम एक्सेल बिफोर V5 समथिंग। इसमें हमने ये जो बीच वाला मिडिल वाला हमारे पास फाइल है, फॉर योर कन्वीनियंस आपने इसको कॉपी करना है और आप ये इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट करें। ठीक है, और ये जो एक्सेल फाइल आप लोगों ने कोऑर्डिनेट्स की एक्सेल फाइल है, आपने अभी इन कोऑर्डिनेट्स को उधर कॉपी करना है। सबसे पहले इस कोड को ज़रा मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास ये एक बिल्ट इन कोड है, इसमें ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस पॉइंट इन लाइंस पे ये एंड हो रहा है। बीच में जो हम जितने भी पॉइंट्स है दे आर ऑफ नो यूज फॉर अस, तो हम उनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ये जो एंडिंग लाइंस है हम यहाँ से इसको कट करके किसी और राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और इस जगह पे हम अपने कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट करेंगे जो हमने एयरफॉयल प्लॉटर ऑनलाइन प्लॉटर से इंपोर्ट किए हुए। हम यहाँ से इनको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम उसी कोड के फोल्डर में, कोड के फाइल में इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अगेन इनको यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि ये कोड कम्प्लीटली इजीली रन हो जाए और ये हमारे पास कोई एरर ना दे। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स है, वाई कोऑर्डिनेट्स है और यहाँ पे हम लोग देखें। अच्छा, एक और बात, जब हम इस कोड को रन करेंगे तो उसको रन करने से पहले लाजमी है कि यहाँ पे कैटिया में जनरेटिव शेप डिज़ाइन लाजमी ओपन होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट से शेप में चले जाते हैं। शेप में जाने के बाद हम जनरेटिव शेप डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं और हम ओके करते हैं तो हमारे पास जनरेटिव शेप डिज़ाइन की एक विंडो खुल जाती है। इसमें हम जितनी भी चीज़ें देख रहे होते हैं वो सारी की सारी 3D में ही हो रही होती है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है, जी कोऑर्डिनेट भी है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, जी कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हम उसको 0 पुट करते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, सारे के सारे 0 आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको रन करने से पहले आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जनरेटिव शेप डिज़ाइन ऑलरेडी ओपन हुई होनी चाहिए। इसके बाद आपने इस फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आप व्यू को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैक्रोस को सिलेक्ट करेंगे और मैक्रोस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो आपको नज़र आ रही है FEUIL1.man, इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस आती है, 1 फॉर पॉइंट्स, 2 फॉर पॉइंट्स एंड स्प्लाइन, 3 फॉर पॉइंट्स स्प्लाइन एंड लॉफ्ट। हमारे काम का सिर्फ 2 फॉर पॉइंट्स एंड स्प्लाइन है, हमें पॉइंट्स और स्प्लाइन चाहिए। तो हम 2 ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ से ये कोड रन हो जाएगा। एयरफॉयल के कोऑर्डिनेट्स को ये रीड कर रहा है
और जैसे मैं कैटियो को खोलूँगा तो यहाँ पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हुए हुए हैं। ये एग्जैक्टली वही कोऑर्डिनेट्स है जो कि हमने ऑनलाइन एयरफॉयल प्लॉटर में देखे थे। ये एग्जैक्टली वही का वही एयरफॉयल यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब अगर आप लोग इस एयरफॉयल के ट्रेलिंग एज को देखें तो ये एक ओपन कॉन्टूर है, क्लोज्ड कॉन्टूर नहीं है। इसको हमने सबसे पहले क्लोज करना है। अगर हम क्लोज ना करें तो हमें पॉसिबल है कि ये कुछ ना कुछ एरर्स हमें दे दे। क्लोज करने के लिए हमारे पास एक कमांड है कनेक्ट कर्व, ठीक है। अगर आपको यहाँ मेन विंडो में कोई कमांड नज़र नहीं आ रही है तो आप लोग इंसर्ट पे जाके यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स होती है। वायर फ्रेम्स में काफ़ी कमांड्स है, सरफेसेस में काफ़ी कमांड्स है, वॉल्यूम्स में, ऑपरेशंस में। जो यहाँ पे मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ कनेक्ट कर्व के नाम से, वो वायर फ्रेम में है। वायर फ्रेम के टैब में आप लोगों ने चले जाना है और वहाँ पे कनेक्ट कर्व की कमांड आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फर्स्ट कर्व की एक छोटी सी विंडो नज़र आएगी और एक सेकंड कर्व की छोटी सी विंडो नज़र आएगी। फर्स्ट कर्व में रिक्वायरमेंट आप लोगों की पॉइंट की होगी और कर्व की होगी। सेकंड कर्व में भी एक रिक्वायरमेंट है पॉइंट की और कर्व की। इस पॉइंट का मतलब ये है कि किस पॉइंट को आप लोगों ने कनेक्ट करना है। तो आप लोग यहाँ से पॉइंट के ऑप्शन को हाईलाइट करके इस पॉइंट को प्रेस करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। इसके बाद आपने कर्व को सिलेक्ट करना है कि किस कर्व को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कर्व को आप लोग उसके पॉइंट के ऑप्शन को हाईलाइट करेंगे और यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और अगेन कर्व को सिलेक्ट करके इसी कर्व को सिलेक्ट करेंगे। प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास लीडिंग एज दोनों आपस में कनेक्ट हो गई है। इसमें अगर हम इसकी जो लीडिंग एज है वो एक इंतहाई क्या कहते हैं उसको, एक एरोडायनामिक शेप इसके लीडिंग एज पे नहीं बन रही है। तो हम यहाँ से इसके टेंशन को जितना बढ़ाते जाते हैं और इसकी डायरेक्शन को भी बढ़ाते जाते हैं तो हमारे पास अच्छा, इसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोई एरोडायनामिक शेप इसकी नहीं बन रही है। अगर हम यहाँ से इसके टेंशन को इंक्रीज़ करते जाए तब भी कोई इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम इसके ट्रेलिंग एज को एरोडायनामिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका मेन रीज़न ये है कि ये बिल्कुल मिलीमीटर्स में एयरफॉयल बहुत छोटा है, तो टेंशन वाली जो ऑप्शन है वो इस पर अप्लाई नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एयरफॉयल को स्केल अप करना है, इसको बड़ा करना है कि हम बहुत कम यूनिट से या बहुत कम डायमेंशन से इसको थोड़ा सा बड़ा करें, तभी हम इसके एक एरोडायनामिक ट्रेलिंग एज को अचीव कर सकेंगे। उसके लिए हमारे पास एक कमांड है स्केलिंग, ठीक है। स्केलिंग को आप लोगों ने प्रेस करना है। स्केलिंग में अगेन आप लोगों के पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक एलिमेंट की और एक रेफरेंस की। एलिमेंट का मतलब कि किस चीज़ को आप लोगों ने स्केल अप करना है, रेफरेंस का मतलब कि किस पॉइंट के अबाउट आप लोगों ने स्केल करना है। अगर मैं यहाँ से इस एयरफॉयल को सिलेक्ट करूँ और रेफरेंस में ये वाला पॉइंट ले लूँ तो इस पॉइंट के अबाउट ये एयरफॉयल स्केल हो जाएगा, स्केल अप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ इस पॉइंट के अबाउट, जो पॉइंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है उस पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा एयरफॉयल स्केल अप हो गया। लेकिन जो मोस्ट कन्वीनियंट पॉइंट होता है वो नॉर्मली ओरिजिन ही होता है, जिस ओरिजिन या ट्रेलिंग एज का बिल्कुल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो हम यहाँ से अगेन रेफरेंस को सिलेक्ट करके इसके स्टार्टिंग पॉइंट को करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको स्केल अप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 40, इसको 40 टाइम्स इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल एयरफॉयल हमारे पास बहुत छोटी की छोटी रह गई है और ये हमारे पास एक स्केल्ड अप एयरफॉयल आ गई है। इसके बाद हमने इसके ट्रेलिंग एज को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए अगेन हम कनेक्ट कर्व वाले कमांड को यूज़ करेंगे। सबसे पहले पॉइंट और
कर्व ऑटोमेटिकली ये स्केलिंग 1 वाली सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो कर्व ऑटोमेटिकली इसकी सेलेक्ट हो गई है। अब इसकी लीडिंग एज की शेप कुछ इस तरह बन रही है। तो अगर हम इन दोनों के डायरेक्शंस को रिवर्स कर देते हैं तो हमारे पास ये सॉर्ट ऑफ एक रीजनेबल ट्रेलिंग एज की शेप बन रही है। और हम यहाँ से जितना इसके टेंशन को बढ़ाते जाते हैं, मैं इसको 10 कर देता हूँ और इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, तो मेरे पास एयरफॉयल की ट्रेलिंग एज की एक सूटेबल शेप आ गई है। ठीक है, इसके बाद एक और भी कमांड आप लोगों ने इस पे अप्लाई करनी है, जॉइन की कमांड अगर आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अलग से एक कर्व है, ये अलग से एक कर्व है। अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये दोनों को टू डिफरेंट कर्व्स रीड करेगा। उसके लिए हम यहाँ से ज्वाइन को सिलेक्ट करते हैं। ज्वाइन को सिलेक्ट करने के बाद हम दोनों कर्व्स को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो हमारे पास ब्लैक डॉट भी ख़त्म हो जाती है। और इसका मतलब कि ये हमारे पास अब फुली एक कर्व आ गई है, एक ही क्लोज्ड कॉन्टूर हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद चलते हैं, ये तो हमारा पूरा का पूरा हो गया एयरफॉयल से रिलेटेड जितनी ऑपरेशंस थी कि हमने एयरफॉयल को किस तरह इंपोर्ट करना है। सबसे पहले एयरफॉयल को ऑनलाइन किस तरह प्लॉट करना है, प्लॉट करने के बाद उसी कोड को जो हमारे पास एक्सेल कोड है उसमें मॉडिफिकेशन करनी है, उस एयरफॉयल के कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से पेस्ट करना है, फिर उसके बाद किस तरह से इसको कोड को रन करके इस पूरे के पूरे उन पूरे कोऑर्डिनेट्स को कैटिया में किस तरह इंपोर्ट करना है। ये थी हमारी पूरी की पूरी डिटेल्स 2D से रिलेटेड। अभी हम जब इस एयरफॉयल को 3D में कन्वर्ट करेंगे, उसका एक्सट्रूड करेंगे। आपको अगर याद हो, हम जितने भी अभी तक कमांड्स यूज़ करते आ रहे थे टू कन्वर्ट 2D स्केच टू 3D फिगर, हम एक पैड की एक कमांड यूज़ करते थे। यहाँ पे हम लोग पैड को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट कमांड है एक्सट्रूड के नाम से। ये बिल्कुल एग्जैक्टली उस जैसा ही एक कमांड है, लेकिन 2D को ही 3D में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पैड। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर विंग से। रेक्टेंगुलर विंग में हमारे पास एक्सट्रूड को अगर आप हम लोग देखेंगे तो इसमें अगेन हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है, एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह स्केलिंग में हमारे पास एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट थी और एक रेफरेंस की रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह हमारे पास कनेक्ट कर्व में एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी और एक कर्व की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरह एक्सट्रूड में भी हमारे पास एक प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है कि हमने किस चीज़ को एक्सट्रूड करना है, और एक रेफरेंस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि हमने किस डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करना है। तो प्रोफाइल तो हमारे पास है, हमें एक रेफरेंस डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ये हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये हमारे पास इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू के परपेंडिकुलर जो हमारे पास प्लेन नज़र आ रही है, हमने उस प्लेन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद हमने उसको एक रेफरेंस डायरेक्शन दे देनी है। अगर आपको इसकी ओरिएंटेशन समझ नहीं आ रही है, आप यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि ये मुझे किस प्लेन में स्केचिंग की ऑप्शन को दे रहा है। तो ओरिएंट करके आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन से प्लेन में अब हम लोग स्केचिंग कर रहे हैं। और आइडिया हो जाए तो उसके बाद आप लोग दोबारा से नॉर्मल व्यू को प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसी प्लेन का नॉर्मल व्यू हमारे पास आ जाएगा। एक रेफरेंस डायरेक्शन देने के लिए हमें एक लाइन की ज़रूरत होती है। लाइन हम लोग यहाँ से फॉर एग्जांपल इसकी डायमेंशन को स्पेसिफाई करते हैं, 7 है तो इसको हम लोग 8 करते हैं। ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन आ गई है, ये हमारे पास एयरफॉयल है। इसको हम एग्जिट वर्क बेंच कर देते हैं। हमारे पास अब एक एयरफॉयल भी आ गई है, एक रेफरेंस डायरेक्शन भी आ गई है। एक्सट्रूड को प्रेस करते हैं, प्रोफाइल की ऑप्शन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, एक्टिव है, तो हम सबसे पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन को सिलेक्ट करते हैं जिस डायरेक्शन में हमने इसको एक्सट्रूड करना है, और हम यहाँ से इसके लिमिट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका हाफ स्पैन हम ले लेते हैं 8, रिव्यू कर लेते हैं तो ये हमारे पास 8 यूनिट्स का एक हाफ विंग आ गई, इसकी एक हाफ विंग आ गई है। इसको हम मिरर एक्सटेंड कर लेते हैं तो हमारे पास दोनों डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो गई है। अब अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ विंग है, इसमें ना कोई डायहेड्रल एंगल है, ना कोई विंग ट्विस्ट है।
अगर आप लोग देखें तो जिस एंगल के साथ इसका विंग रूट है, उस एंगल के साथ रूट कॉर्ड है, उसी एंगल के साथ इसकी टिप कॉर्ड भी है। इसमें ना कोई स्वीप है, बिल्कुल सिंपलेस्ट विंग है। अब हमने इसी विंग को मॉडिफाई करना है, इसमें कोई ना कोई स्वीप एंगल हमने इंट्रोड्यूस करा देनी है। स्वीप एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर देते हैं, और जिस प्लेन में हम लोगों ने इसको रेफरेंस डायरेक्शन दी हुई है बिल्कुल एक 90 डिग्री एंगल पे, हम लोग उसी पे डबल क्लिक कर देते हैं, तो हम लोग अगेन उसी स्केच में चले जाते हैं। उसी स्केच में जाने के बाद हम इस लाइन को डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम कोई और लाइन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्वीप एंगल इसको देना है 10 डिग्री का मैंने, या 12 डिग्री का मैंने इसको स्वीप एंगल देना है, ठीक है। स्वीप एंगल के साथ साथ मैं इसको हाफ स्पैन, अगेन वही 8 यूनिट्स की हाफ स्पैन दे रहा हूँ। तो मैं इस लाइन के एंडिंग पॉइंट पे जो एक पॉइंट है उसको सिलेक्ट करता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास इसकी डायमेंशन आ जाती है। हाफ स्वीप मैंने इसको दे दिया है 8 यूनिट्स का। एग्जिट वर्क बेंच कर देता हूँ मैं। वर्क बेंच करने के बाद अगेन मैं इसको एक्सट्रूड कमांड को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा, रेफरेंस डायरेक्शन को, और इसको मैं इस लिमिट जो भी मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट 8 की है, मैं इसको प्रीव्यू करके मिरर एक्सटेंड कर दूंगा, तो मेरे पास दोनों डायरेक्शन में इसकी स्वीप इसकी इंट्रोड्यूस हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसको मिरर एक्सटेंड करूँगा तो वो दूसरी साइड पे स्वीप बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेगा, इसका एक कम्प्लीटली मिरर इमेज ले लेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे मिरर इमेज की नहीं, मुझे सिमेट्री की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोग यहाँ पे एक गलती करते हैं कि वो यहाँ से मिरर एक्सटेंड कर देते, तो ये मिस्टेक एरो वालों ने अपने मिड में भी की हुई थी, जिसकी वजह से उनका जो स्वीप एंगल था वो ठीक से नहीं आ रहा था। तो आपने यहाँ पे इसको मिरर एक्सटेंड नहीं करना। मिरर एक्सटेंड की बजाय यहाँ पे एक और कमांड होती है सिमेट्री के नाम से। जिस विंडो में आपने स्केलिंग की है उसी को जब हम पॉप डाउन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक और कमांड है सिमेट्री के नाम से। सिमेट्री को हम प्रेस करते हैं, अगेन यहाँ पे एक एलिमेंट और एक रेफरेंस, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एलिमेंट में हम उस पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमने मिरर इमेज लेना है, और रेफरेंस में हम एक प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। आपको अगर याद हो, जब हम 2D में किसी भी चीज़ का मिरर इमेज लेते थे तो हम उस स्केच को सिलेक्ट करते और एक लाइन को सिलेक्ट करते जिस लाइन के अबाउट हमने उसका मिरर इमेज लेना है। लेकिन 3D में ऐसा नहीं है। 3D में हम लोग एक पूरे के पूरे 3D कंपोनेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एक प्लेन को सिलेक्ट करते हैं जिस प्लेन के अबाउट हमने इसका मिरर इमेज लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस प्लेन के अबाउट इसका मिरर इमेज लेना है, तो मैंने ये वाला प्लेन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है XY प्लेन, और XY प्लेन यहाँ से भी सिलेक्ट हुआ होता है, ठीक है। तो मैं जैसे कंपोनेंट को और फिर रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास उसका पूरा का पूरा मिरर इमेज आ गया है विद सम स्वीप एंगल। अब आप लोग यहाँ पे देखें तो ये एयरक्राफ्ट का जो विंग है ये पीछे की तरफ स्वीप हुआ है, ठीक है। तो हमारा रेक्टेंगुलर विंग भी हो गई है, हमारा जो विंग को स्वीप एंगल देना है वो भी हो गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टेपर की तरफ, कि हमने एक विंग को टेपर किस तरह करना है। टेपर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास विंग के रूट पे जो एयरफॉयल होती है और विंग के टिप पे जो एयरफॉयल होती है, उन दोनों के साइज़ में फ़र्क होता है। वो दोनों कम्प्लीटली एक जैसे नहीं होते, उसका कॉर्ड लेंथ जो उसकी होती है वो डिफरेंट होती है, तो उसको हम लोग टेपर्ड विंग कहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एयरफॉयल को यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और कॉपी करने के बाद हमने इसको स्केल डाउन करना है। सबसे पहले स्टार्ट में हम लोगों ने छोटे एयरफॉयल को यहाँ पे स्केल अप किया हुआ था। अभी हम इस एयरफॉयल को इस पॉइंट पे पेस्ट करेंगे, और इस पॉइंट पे पेस्ट करने के बाद हम इसको स्केल डाउन करेंगे और फिर दोनों एयरफॉयल्स को हम आपस में ज्वाइन करेंगे, तो हमारे पास एक टेपर्ड विंग आ जाएगी जिसमें विंग स्वीप भी होगी, ठीक है। एयरफॉयल को कॉपी करने के लिए हमारे पास एक कमांड है ट्रांसलेट के नाम से, ठीक है। ट्रांसलेट कमांड को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं
और यहाँ पे वेक्टर डेफिनेशन आ जाता है, डिस्टेंस डिस्टेंस है हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ इस केस में इस लेवल पे पॉइंट टू पॉइंट हमारे लिए बहुत इजी है कि हम यहाँ से एक स्टार्ट पॉइंट को ले लेते हैं कि हमने किस पॉइंट से इसको स्टार्ट करना है, और एक एंड पॉइंट ले लेते हैं कि हमने किस पॉइंट पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, एलिमेंट वाली ऑप्शन हाईलाइट भी है, तो हमने उस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है कि जिस एलिमेंट को हमने कॉपी करना है, तो हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट पॉइंट की एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाती है, इसका मतलब कि किस पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है, तो हम अगेन इसके लीडिंग एज के ओरिजिन से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ से इसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद बिल्कुल इसके लीडिंग एज के ओरिजिन पे हमारे पास एक पॉइंट है जो कि हमारी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगी, और एंडिंग पॉइंट हमारी क्या होगी, ये वाली लाइन हमारी एंडिंग पॉइंट होगी जिस लाइन पे हमने इसको पेस्ट करना है। तो जैसे हम एंडिंग पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रोफाइल यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इन दोनों को एज इट इज़ ही ज्वाइन कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर ले और इसको ज्वाइन कर ले और ओके करें, तो हमारे पास एक एरर भी आता है, और एरर के साथ साथ ये अगेन वही जो हमारे पास अनटेपर्ड विंग है जिसमें कोई टेपर नहीं है, अगेन वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, जितने भी एरर्स, ये वाली जो एरर आपको शो हो रही है, मेरी कोशिश है कि जितने भी एरर्स हैं मैं इंटेंशनली उन एरर्स को फेस करूं और फिर मैं आपको बता दूं कि उन एरर्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास हमने इसको स्केल डाउन करना है। ठीक है, स्केल डाउन करने के लिए हमारे पास अगेन हम स्केलिंग वाली कमांड को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, टेपर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस एयरफॉयल को हम लोगों ने स्केल डाउन करना है। स्केल डाउन अगर हम लोग इसको करें, जैसे स्केलिंग वाली कमांड को प्रेस करके इसको हमने स्केल डाउन करना है। स्केल अप के लिए हम क्या करते थे कि 40 टाइम्स हमने इसको स्केल करना है। जो पॉइंट में सेलेक्ट करूँगा तो ये वाली एयरफॉयल 40 टाइम्स स्केल अप हो गई है, लेकिन अगर मैंने इसको हाफ करना है तो मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट हाफ इसकी स्केलिंग हो गई है। अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट से, ओरिजिनल डायमेंशन से ये 0.5 टाइम्स छोटी हो गई है। मैं इसको फर्दर छोटी भी कर सकता हूँ, 0.3 टाइम्स मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक ओरिजिनल एयरफॉयल नज़र आ रही है और एक स्केल्ड डाउन एयरफॉयल नज़र आ रही है। टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन हम यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड करने के बाद हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो होपफुली ये हमारे पास एक एरर ही देगा। देखें, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारी डायमेंशंस बहुत छोटी है, मिलीमीटर्स में है हमारी डायमेंशंस। तो जब कैटिया में एक चीज़ बहुत छोटी होती है और उस पर हम कमांड्स अप्लाई करते हैं तो कुछ ना कुछ सर्फेसिस आपस में इंटरसेक्ट करती है या ओवरलैप करती है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये वाली एरर आती है। एक्सट्रूजन ऑफ वर्टेक्स ऑफ द प्रोफाइल लीड्स टू अ कस्प। इसका हमारे पास एक सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ से इसको फर्दर स्केल अप कर देते हैं। इस एयरफॉयल को भी स्केल अप करें, इसको भी स्केल अप करें और इस स्पैन को भी फर्दर बड़ा करें, तो हमारे पास होपफुली ये एरर ख़त्म हो जाएगा। स्केल अप करने के लिए हमारे पास अगेन स्केलिंग वाली कमांड को यूज़ करके हम इस प्रोफाइल को सेलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल को सेलेक्ट करने के बाद इसके लीडिंग एज पे जो हमारे पास पॉइंट होता है ओरिजिन का, हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ से भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से अगर पॉइंट को हम सेलेक्ट ना करें, हम स्पेसिफिकेशन ट्री से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले लोकेट करना होगा कि पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट है ये किस यहाँ से किस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रही है। पॉइंट 18 से ये वाली पॉइंट रिप्रेजेंट हो रही है। हमने वो वाली प्रोफाइल सेलेक्ट की जिसको हमने बड़ा करना है, फिर उसके बाद पॉइंट 18 रेफरेंस पॉइंट हमारी आ गई है, और इसको हम फर्दर बड़ा करते हैं 40 हम इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल एयरफॉयल थी, ओरिजिनल को जब हमने बड़ा किया तो ये आ गई, और फिर उसके बाद हमने इसको फर्दर स्केल अप किया तो हमारे पास ये एक बहुत बड़ी एयरफॉयल आ गई है 14 की। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो इसका जो स्पैन है
रेफरेंस टू दिस एयरफॉयल वो भी बहुत छोटी है, तो इसको भी हमने बड़ा करना है। स्टार्ट में हमने इसको 8 यूनिट्स लिया हुआ था, तो हम इसको फॉर एग्जांपल 800 कर देते हैं। ठीक है, 800 करें, ये हमारे पास एयरफॉयल आ गई है और ये इसकी स्पैन आ गई है जो कि बहुत बड़ी हो गई है। तो हम इसको 800 की जगह की बजाय हम इसको 500 कर देते हैं। ठीक है, अब भी थोड़ी बड़ी है तो हम इसको 370 कर देते हैं। ये अब हमारे पास एक स्पैन भी हम लोगों ने बड़ी कर दी और इसकी जो ओरिजिनल हमारे पास एयरफॉयल थी उसकी साइज़ भी हम लोगों ने बड़ी कर दी। ठीक है, अब अगर आपको याद हो, हमने इस स्पैन के एंड पे एक एयरफॉयल को इंपोर्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ था। वो अब हमने जब यहाँ पे इसकी डायमेंशन बड़ी कर दी तो ये डायमेंशन बहुत छोटी रह गई है। अब हमने इसको भी थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए हम स्केल करेंगे, इसको 40 टाइम्स है तो इसको हम 20 टाइम्स कर लेते हैं। 40 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो वो अगेन उसके उसी एयरफॉयल के इक्वल आ जाएगा, तो 20 टाइम्स करेंगे तो इसके हाफ आ जाएगा। रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो एक हमारे पास ओरिजिनल एयरफॉयल आ गई है और एक हमारे पास एक छोटी एयरफॉयल आ गई है, स्केल डाउन एयरफॉयल। अब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो होपफुली एरर ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, अब हमारे पास एक टेपर्ड एयरफॉयल आ गई है जिसमें हमारे पास स्वीप एंगल भी आ गई है और इसमें विंग टेपर भी आ गई है। ठीक है, अब जब हमने इस एयरफॉयल को ट्विस्ट भी देना है, ट्विस्ट का मतलब कि हमने इस एयरफॉयल को जो रूट पे एयरफॉयल है उसको, रूट पे नहीं सॉरी टिप पे जो एयरफॉयल है उसको रोटेट करना है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है या क्लॉकवाइज रोटेट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। जो हमारे पास नॉर्मली जो कन्वेंशन यूज़ होती आ रही है कि हम एयरफॉयल के या विंग के टिप को हम लोग नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक के साथ ही रखते हैं। नेगेटिव का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल उसका रूट हमारे पास 0 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे हो तो उसके जो टिप पे जो कॉर्ड है वो कुछ नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक पे हो। इस कंडीशन को कहते हैं वॉश आउट कंडीशन। ठीक है, उसको हमने इस एयरफॉयल को हमने कुछ नेगेटिव एंगल ऑफ अटैक देनी है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक लाइन की ज़रूरत है। अब हमारे पास कोई सरफेस तो है नहीं कि हम उस सरफेस को सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से स्केच करें तो सारी की सारी स्केचिंग हमारी उसी सरफेस में आ जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों प्लेन्स को हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग उस पर यहाँ पे कोई भी जो हमारा सूटेबल सरफेस या सूटेबल प्लेन होगी, डेटम प्लेन, उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केचिंग स्टार्ट करेंगे। हमने करना क्या है, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो कि हमें एक एक्सिस देगा। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक रोटेट की कमांड है। रोटेट की कमांड में भी हमारे पास एक एंगल होती है और एक एक्सिस होती है। दो रिक्वायरमेंट्स होती है, एक एंगल की रिक्वायरमेंट होती है और एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। एंगल तो हम लोग दे देंगे यहाँ से कि हमने कितना इसको कितनी ट्विस्ट इसको देनी है, लेकिन एक्सिस के लिए हमें यहाँ पे इस एयरफॉयल के बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरह एक लाइन रिक्वायर्ड है कि जिस लाइन के अबाउट हम इसको रोटेट कर सकें। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, हमने ये तीनों प्लेन्स जो हमारे पास है इन तीनों प्लेन्स को यहाँ से कॉपी करके इस पॉइंट पे पेस्ट करना है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड है प्लेन्स। ठीक है, प्लेन कमांड को हमने प्रेस करना है ऑफसेट फ्रॉम प्लेन। इसके लिए हमने रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट पे हमने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये वाली प्लेन हमने यहाँ पे सिलेक्ट की और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो ये प्लेन यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे आ गई है। उसके बाद हम दूसरी प्लेन को सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ से प्लेन कमांड, और यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो दूसरी प्लेन भी यहाँ पे शिफ्ट होगी। इसके बाद यहाँ से प्लेन को सिलेक्ट करके तीसरी रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो तीसरी प्लेन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। ये हमने ये वाली जो पूरा प्रोसीजर है प्लेन को शिफ्ट करना, ये हमने इसलिए किया कि जब हम लोग अभी से पहले जितने भी करते आ रहे थे तो हम कोई भी हमारे पास कोई स्क्वायर हो तो स्क्वायर में हमने अगर उसके एक एज पे या एक सरफेस पे कोई स्केचिंग करनी होती तो हम सिंपली उस सरफेस को सिलेक्ट करके स्केच को प्रेस करते तो वो सारी की सारी स्केचिंग उसी सरफेस में हो जाती।
लेकिन यहाँ पे कोई सरफेस है नहीं, तो इसलिए हमने इन तीनों प्लेन्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमने इस एयरफॉयल के परपेंडिकुलर, टॉप व्यू के परपेंडिकुलर हमने एक एक्सिस को लेना है। ठीक है, हम यहाँ से इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद उसको स्केच पे प्रेस करते हैं। हमें कोई जब व्यू नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ से फिट ऑल इन की कमांड को प्रेस करते हैं, तो ये हमारी पहली ओरिजिनल एयरफॉयल है और ये स्केल डाउन एयरफॉयल है, और यहाँ पे हमें एक रेफरेंस एक्सिस की ज़रूरत है। ठीक है, अगर हमें इसके व्यू सही से नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके इसकी ओरिएंटेशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं, और फिर अगेन यहाँ से नॉर्मल व्यू प्रेस करके इसको दोबारा से इसके नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं। और यहाँ से हम इसकी, ये देखें, इसकी ये लीडिंग एज है, तो लीडिंग एज से हम लोग इसके परपेंडिकुलर बिल्कुल एक लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि हमारी एक रेफरेंस एक्सिस की लाइन होगी, या हम रैंडम एक ड्रॉ करके इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को कोइंसिडेंट कर देते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट करने के बाद हम यहाँ से एग्जिट वर्क बेंच कर देते हैं, और एग्जिट करने के बाद हम यहाँ से, हमारे पास ये आ गई है ओरिजिनल एयरफॉयल, ये स्वीप का एंगल आ गया है, और स्वीप के एंगल के साथ साथ ये उसका रेफरेंस एक्सिस आ गई है। ठीक है, अब मैं अगर इसको रोटेट करूं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको रोटेट कमांड को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, एक एंगल की रिक्वायरमेंट है। एलिमेंट का मतलब कि जिस चीज़ को मैंने रोटेट करना है, और एक्सिस यहाँ पे हाईलाइट हुई है, मतलब कि किस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको रोटेट करना है। जैसे मैंने ये एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, तो ये अब यहाँ से मैं इसको जितना, इसकी एंगल को मैं इंक्रीज़ करता जाता हूँ या डिक्रीज़ करता जाता हूँ, ये पूरी की पूरी प्रोफाइल या पूरा का पूरा एयरफॉयल हमारे पास रोटेट हो रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको -10 डिग्री की ट्विस्ट, -10 डिग्री का ट्विस्ट देना है, तो मैं यहाँ से -10 कर देता हूँ, और हाइड शो ओरिजिनल एलिमेंट को जब मैं कर देता हूँ तो जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है वो यहाँ से हाइड हो जाता है। ठीक है, हाइड और शो की कमांड यहाँ पे इसलिए है कि अगर फॉर एग्जांपल ओरिजिनल आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है तो आप यहाँ से उसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके को प्रेस करेंगे, तो अब ये एयरफॉयल किसी और एंगल ऑफ अटैक पे, ये एयरफॉयल किसी और एंगल ऑफ अटैक पे, हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास एक विंग आ जाती है जो कि ये देखें, एक डिफरेंट एंगल ऑफ अटैक पे और ये डिफरेंट एंगल ऑफ अटैक पे ये विंग आ गई है हमारे पास, जिसमें ट्विस्ट भी आ गई है। ट्विस्ट के साथ साथ हमारे पास इसमें स्वीप एंगल भी आ गई है, और स्वीप एंगल के साथ साथ यहाँ पे टेपर रेशो भी आ गई है। ये एक टेपर्ड विंग बन गई है। टेपर्ड का मतलब कि इसका रूट कॉर्ड की लेंथ और इसके टिप कॉर्ड की लेंथ दोनों डिफरेंट है। ठीक है, अब एक पैरामीटर हमारे पास रहती है विंग डायहेड्रल के नाम से, कि हमने टेपर, ट्विस्ट और स्वीप और डायहेड्रल एट ए टाइम किस तरह देने हैं। डायहेड्रल के लिए हमें क्या करना होगा, स्वीप के लिए हम इस प्लेन में रेफरेंस लाइन को ले लेते थे। ठीक है, रेफरेंस लाइन को लेके यहाँ पे एयरफॉयल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। डायहेड्रल में हमने क्या करना है, डायहेड्रल में हमने यहाँ से इसके फ्रंट व्यू को देखना है। फ्रंट व्यू को देख के हमने एक, हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल और विंग के स्पैन के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो 0 है। तो हमने इन दोनों लाइंस के बीच में, जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और विंग का जो स्पैन है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल इंट्रोड्यूस करना है, जिससे हमारे पास एक विंग आ जाएगी जिसमें कोई ना कोई डायहेड्रल एंगल भी इंट्रोड्यूस हुआ होगा। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से Ctrl+Z प्रेस करके हमने विंग या एयरफॉयल के फ्रंट व्यू को देखना है, और फ्रंट व्यू के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, सिलेक्ट करके हम उसी प्लेन में स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग के लिए अगर आपको अगेन यहाँ से आइडिया नहीं हो रहा कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, तो यहाँ से इसको रोटेट कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि बड़ा वाला एयरफॉयल ये
छोटा वाला एयरफॉयल ये नॉर्मल व्यू हम यहाँ पे कर देते तो डायहेड्रल इस तरह आएगा कि हम कोई एंगल यहाँ से ड्रॉ करें इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक उसके सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, और ये हमारे पास स्पैन की एक रेफरेंस लाइन होगी जो कि हमने देनी है। डायहेड्रल एंगल आप लोग यहाँ से इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 डिग्री डायहेड्रल मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके स्पैन को भी मैं यहाँ से कर देता हूँ 370, ठीक है। अब ये जो अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास डायहेड्रल एंगल तो आ गई है, ये देखें डायहेड्रल एंगल आ गई है, लेकिन अगर हम इसके टॉप व्यू पे देखें तो इसमें कोई भी हमारे पास स्वीप एंगल नज़र नहीं आ रहा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन तीनों प्लेन्स को और इस एयरफॉयल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेन्स को सेलेक्ट करके, प्लेन वाली कमांड को सेलेक्ट करके उस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, तो एक एक प्लेन हम लोग ग्रेजुअली यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। ये प्लेन रह गई है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इस पॉइंट पे इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब आ जाती है ये एयरफॉयल। इस एयरफॉयल को भी हमने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट के लिए अगेन हमारे पास इस एयरफॉयल को कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारी ये हो जाएगी और एंडिंग पॉइंट हमारी ये हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एयरफॉयल हमारा यहाँ से ट्रांसलेट होके इधर आ गया है, ठीक है। अब इस एयरफॉयल में हमारे पास डायहेड्रल है लेकिन स्वीप नहीं है। इस एयरफॉयल में हमारे पास स्वीप है लेकिन डायहेड्रल नहीं है। तो हम या तो ये करें कि यहाँ से ये प्लेन सेलेक्ट करके इसको कोई डायहेड्रल एंगल दे दे, या ये करें कि यहाँ से ये वाली प्लेन सेलेक्ट करके जो इसके टॉप व्यू के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये वाली सेलेक्ट करके इसको स्वीप एंगल दे दे। हमारे पास दो ऑप्शंस है और दोनों सेम डिफ़िकल्टी लेवल के हैं। लेकिन याद आपने ये रखना है कि जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है तो दूसरे को आप लोगों ने हाइड करना है। अगर आप हाइड नहीं करोगे तो आपको चीज़ें कंफ्यूज करेगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास मैंने जो ऑलरेडी डायहेड्रल एंगल दिया हुआ है, मैंने वो वाली चीज़ सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद बाकी जो जिसमें स्वीप था मैंने उसको हाइड कर दिया है, और इसके टॉप व्यू के परपेंडिकुलर जो प्लेन मुझे नज़र आ रहा है उस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ओरिजिनल एयरफॉयल, ये टिप की एयरफॉयल, ये रूट की एयरफॉयल, यहाँ से मैं नॉर्मल व्यू कर देता हूँ और इसको मैंने इस लाइन को मैंने कुछ स्वीप एंगल देने हैं, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 10 डिग्री मैंने डायहेड्रल एंगल दिया हुआ है। सपोज मैं 10 डिग्री स्वीप एंगल भी दे रहा हूँ, मैं यहाँ से 10 स्वीप कर देता हूँ, ठीक है। स्वीप करने के बाद मैं यहाँ से इसका जो स्पैन है सपोज अगेन 370 कर देता हूँ, ठीक है, और एग्जिट में कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद अब देखें, यहाँ से डायहेड्रल आ गई है और इस प्लेन से स्वीप आ गई है। तो अगेन हम यहाँ से इस एयरफॉयल को ट्रांसलेट करके इधर लेके आते हैं। उसके लिए ये कमांड है ट्रांसलेट की। एयरफॉयल को हमने सेलेक्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है और एंड पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको ओके करना है, और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमने उनको हाइड कर देते हैं। इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। और इनको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमारे पास स्वीप भी होगी, इसमें हमारे पास ट्विस्ट भी होगी, इसमें हमारे पास टेपर भी होगा और इसमें हमारे पास डायहेड्रल एंगल भी होगा। दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं, इसको और इसको ओके करते हैं। और ओके करने के बाद मैं यहाँ से इसकी सिमेट्री ले लेता हूँ, सिमेट्री अबाउट दिस प्लेन। तो मेरे पास ये एक विंग आ गई है जिसमें डायहेड्रल भी आ गई है, जिसमें स्वीप भी आ गई है और सारी चीज़ें आ गई है। देखिए यहाँ से जो हमारे पास एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेंट्रल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन पास कर रही है उसके बीच में और विंग के स्पैन में कोई ना कोई एंगल है 10 डिग्री, जो कि
हमने दिया हुआ था। ठीक है, अगर हम इसके फ्रंट व्यू को देखें तो इसमें फ्रंट व्यू में हमारे पास ये स्वीप भी आ रहा है, स्वीप के साथ साथ टेपर भी आ रही है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इसमें ट्विस्ट भी आ रही है। एक जो हमारे पास रूट कॉर्ड है वो डिफरेंट एंगल ऑफ अटैक पे, और जो टिप कॉर्ड है वो एक डिफरेंट एंगल ऑफ अटैक पे है। तो ये थी विंग से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो। एयरक्राफ्ट की वीडियो या एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस तरह हमने प्लेन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसलेट करना है, किस तरह से हमने एक चीज़ को स्केल अप करना है, स्केल डाउन करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस तरह हमने एक एयरफॉइल को प्लॉट करना है, और इस एयरफॉइल को हमने प्लॉट करने के बाद इंपोर्ट करना है। सारी चीज़ें डिटेल से यहाँ पे दी हुई है। ये विंग की बेसिक्स हैं। इसके बेसिक्स को अगर आप लोग समझोगे तो बाकी आगे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करना बहुत ईजी है आपके लिए। आप लोग इसको समझे कि मैंने स्वीप के लिए क्या अप्रोच फॉलो किया हुआ है, मैंने ट्विस्ट के लिए क्या अप्रोच फॉलो किया हुआ है, ट्विस्ट में मुझे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है, एंगल रिक्वायर्ड होता है, और एक रेफरेंस एक्सिस रिक्वायर्ड होती है। स्वीप के लिए मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, डायहेड्रल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग इसके बेसिक्स पे अगर आप लोग को एक फर्म ग्रिप होगा तो आगे एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने में आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। तो ये एक डिटेल्ड वीडियो थी विंग से रिलेटेड, और मेरी कोशिश है कि मैंने आपको जिस तरह मैंने वीडियो में बताया कि जितने भी पॉसिबल एरर्स हैं मैं इंटेंशनली उसको इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप लोग फेस करें तो उसका सोल्यूशन इसमें इंक्लूड हो। तो इसके बाद हम लोग बाकायदा एक एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, और उसी एयरक्राफ्ट के विंग को हम लोग अपना रेफरेंस विंग लेंगे और उसी विंग को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।